मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 टाइम के टॉक शोज अश्वनी से। मित्रों आज हम आप चर्चा करेंगे किसान बिल और इसके बाद मेरी राय में जो इसके संभावित दुष्परिणाम है उस पर। मैं संभावित दुष्परिणामों की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज से 30-40 साल पूर्व नमक रेडियो में बिकता था, 1 रुपये 98 रुपये किलो होता था। तथाकथित तरक्की हुई, नमक रेडियो से निकल करके दुकानों पर आया। जब दुकानों पे आया उसके बाद में पैकेट में आया। पैकेट के बाद एमएनसीज ने और कॉरपोरेट ने इसको लिया और वो 54-98 किलो का नमक आज 20 रुपये किलो का है। और उसके साथ में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, आयोडाइज्ड। अब लेटेस्ट मेडिकल सर्वे क्या आ रहा है कि साहब ये आयोडीन मिक्स और रिफाइंड नमक खाने से जो है शरीर को नुकसान हो रहा है। तो क्या 30-40 साल पूर्व की हिंदुस्तान की जनता क्या ट्रिपल रिफाइंड नमक ना खाने से या आयोडाइज एडिशनल मिक्स नमक ना खाने से क्या बहुत शारीरिक मानसिक रूप से परेशान रहती थी या बीमार हमेशा पड़ी रहती थी? हकीकत क्या है कि इन मल्टीनेशनल्स ने, इन कॉरपोरेट्स ने मेडिकोस से मिलकर के एक षड्यंत्र किया और जो हमारी परिपाटी थी कल्चर बेस्ड, हालांकि हमारे कल्चर पर तो 1828 को ही उस समय हमला बोल दिया गया था जब लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद को रिकमेंड किया था कि अगर हिंदुस्तान पर स्थायी कब्जा चाहिए तो हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति को ख़त्म किया जाए, गुरुकुल व्यवस्था ख़त्म की जाए, हमारा कल्चर ख़त्म किया जाए, हमारा लिटरेचर ख़त्म किया जाए। और हम बेवकूफ़ों ने 74 साल से तथाकथित आज़ादी के नाम पे हर वो चीज़ को स्वीकार कर रखा है जो कि अंग्रेज़ों की बनाई है। 74 साल की स्वतंत्रता के इतिहास में आज भी जो महत्वपूर्ण एक्ट और अधिनियम हिंदुस्तान में लागू हैं वो इन्हीं अंग्रेजों की देन है। ये हमारी मानसिक दास्ता का द्योतक है, ये हमारी मानसिक असक्षमता का द्योतक है। या ये मान लें कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आज भी हम पर अंग्रेजी सिस्टम से शासन किया जाएगा। है बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में जो कुछ तथाकथित भ्रांतियां हैं, जिस तरीके से भाजपा सरकार उनको भ्रांति बता रही है, विपक्ष उसको किसानों का अधिकार बता रहा है, किसानों से खेला जा रहा है। और ख़ास करके जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश के किसान हैं, ये इसका मूल मोहरा है। क्योंकि इस आंदोलन में अभी तक मैं फिर आपसे शेयर करूं कि पूरे हिंदुस्तान का किसान जुड़ नहीं पाया है। या तो उस तक ये मैसेज कन्वेट नहीं है, जो हो नहीं सकता है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी फास्ट है कि क्षण में बात आम होती है। या वहाँ तक इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की इतनी अप्रोच नहीं है, या उसने इसको जाना समझा, इसको ड्रॉप कर दिया। पर प्रश्न ये उठता है कि जब एमएसपी बढ़ेगी, एमएसपी फिक्स की जाएगी, कॉरपोरेट्स तक बिना किसी विघ्न बाधा के किसान की तथाकथित मर्जी के अनुसार सेल जाएगी, भंडारण की लिमिटेशन नहीं होगी, जो आदमी जितना धन से संपन्न होगा वो उतना भंडारण करेगा। और जब कभी फसल की कमी होगी, 2014 आपको याद होगा 180 रुपये 200 रुपये तुअर की दाल गई थी। ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं, महीने भर पहले का आप देखिए 50 रुपये किलो आलू बिका। वो आलू जो इस सीजन में सड़ने के लिए फेंक दिया जाता था, वो इस बार 50 रुपये किलो बिका। वो आलू जो कि सेकंड और थर्ड ग्रेड, बल्कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड का आम आदमी में बिकने के लिए आता था, क्योंकि ए ग्रेड का आलू तो ऑलरेडी चिप्स कंपनियां ले लेती हैं। बी ग्रेड का आलू जो हो ड्राई करके आलू पाउडर, आलू आटा के लिए चला जाता है। थर्ड और फोर्थ ग्रेड का यूजुअल जो आलू है, जिसको एक आम आदमी, एक मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग ग्रहण करता है, वो आलू तक 50 रुपए किलो गया। तो प्रश्न ये उठता है
कि यदि भंडारण की असीमित क्षमता की छूट दे दी जाए, बिक्री की छूट दे दी जाए, एमएसपी से कम ज़्यादा किसी भी कीमत पर सेल की छूट दे दी जाए, कॉरपोरेट्स को कोऑपरेटिव फार्मिंग की छूट दे दी जाए, इसके बाद जो अनाज मार्केट में आएगा, क्या उसके दर का भी कोई निर्धारीकरण सरकार करेगी? इतने बड़े बड़े तथाकथित ज्ञाता अर्थशास्त्री बैठे हैं नीति आयोग में, सर्व का विषय है। इन अर्थशास्त्रियों को व्यवहारिक जीवन का ज्ञान नहीं है। ये कागज पे तो बना सकते हैं बड़ी बड़ी हैवी टर्मिनोलॉजी, एमएसपी मिनिमम सेल्स प्राइस या मैक्सिमम सेल्स प्राइस, पॉलिसीज के ये स्टैटिकल डाटा बनेंगे, ये ग्रोथ होगी, लेकिन क्या कभी इनको ये नहीं लगता कि इस ग्रोथ में आम आदमी कहाँ जाएगा? क्या भारत सरकार का दायित्व 52 से 57% मध्यम वर्ग नहीं, किसके विकास की सरकार बात करती है? अच्छा, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, 2014 के भाजपा के मैनिफेस्टो में ये था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष भाजपा शासन देगी अगर मोदी जी शासन में आए। आज हालात क्या है? 6.5 साल में टोटल 2 करोड़ मिल गई हो तो बहुत बड़ी बात है। तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? आय के सापेक्ष खर्च कितना होगा, ये भी एक सोचने की बात है। और इस आय और व्यय के संतुलन में आम आदमी कहाँ मरेगा, ये ज्यादा गंभीर विषय है। क्या किसी जन कल्याणकारी सरकार की सोच केवल एक सीमित वर्ग के लिए होती है? क्यों रिजिड है गवर्नमेंट, एक प्रश्न। और गवर्नमेंट की इस रिजिडनेस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा 52 से 57% मिडिल क्लास पर, ये उससे ज्यादा गंभीर प्रश्न है। क्या सरकार ये आश्वासन देगी कि तीनों किसान बिल लागू किए जाने के बाद मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं आएगा? ये भी एक जरूरी मुद्दा है। हालांकि हिंदुस्तान में न तो पक्ष न विपक्ष, किसी को मध्यम वर्ग की चिंता नहीं है। 74 साल से चला जा रहा है ये मध्यम वर्ग, 52 से 57%। ये वो मध्यम वर्ग है जो इन एहसान फरामोश पार्टियों का झंडा लेके चलता है। यही वो मध्यम वर्ग है जो बूथ के बाहर लाइन लगा करके वोट डालता है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जिंदा रखता है। और यही वो मध्यम वर्ग है जिसका हर राजनीतिक पार्टी शोषण करती है, दोहन करती है और दुहाई देती है कि वो लोकतांत्रिक पार्टी है। शर्म का विषय है। क्या स्टेटमेंट सरकार देती है? मेरी बेटियां तो केवल वर्ग विशेष की बेटियां, और उनको हम अपना शासक बनाते हैं। मजाक की बात देखिए, वर्ग विशेष की बात करने वाली, धर्म विशेष की बात करने वाली, धर्म विशेष का विरोध करने वाली। अरे कभी इस पर भी तो जानो कि मध्यम वर्ग केवल मध्यम वर्ग होता, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता। वो 2 वक्त की रोजी रोटी की बात करता है, वो बच्चों के सुनहरे भविष्य की कल्पना करता है, वो सरल सामान्य न्यायप्रिय जीवन की आशा करता है। पर कभी वो आपका टारगेट नहीं हुआ, कभी आपका लक्ष्य नहीं हुआ, कभी उसके कल्याण की आपके अंदर भाव नहीं आई। 1,36,000 करोड़ की सब्सिडी, कॉर्पोरेट टैक्स की सब्सिडी माफ कर दी इस नीति आयोग के जो तथाकथित विद्वान अर्थशास्त्री हैं। पर अब किसी भी शर्म को ये शर्म नहीं आई कि उसके सापेक्ष आपने कौन सी सब्सिडी काटी, किसकी सब्सिडी काटी। गंभीर विषय है। तो क्या ऐसे अव्यवहारिक लोगों के हाथ से नीति बना के क्या देश का कल्याण होगा? मैं मोदी जी की तारीफ करता हूं, तो हमेशा अपने वक्तव्य में एक बात कहते हैं कि विकास पंक्ति के आखिरी पायदान तक के व्यक्ति तक जाना चाहिए। तो क्या ऐसे विकास जाएगा आदरणीय मोदी जी? इज इट द वे हाउ द person in how the last person in the line will be privileged? सीतारमण जी से छोटा सा सवाल, किसके लिए नीतियां बनाते हैं आप? किसके विकास की बात करते हैं? किसके फायदे की बात करते हैं? एमएनसीज, इनकॉर्पोरेट्स की। और किसका विरोध करता है विपक्ष?
क्योंकि ना तो विपक्ष आज तक कभी भी मध्यम वर्ग की बात करता दिखा और ना ही शासन सरकार। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुस्तान की समस्या ये है कि जिस जनप्रतिनिधि को सदन में बैठ के नीति बनानी चाहिए वो रोडें बनवा करके, पुल बनवा करके अपने नाम का पत्थर लगाने में व्यस्त है। और जिस नौकरशाह को रोडें बनवानी चाहिए, पुल बनवाने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए, वो एसी कमरे में बैठ करके वो नीति निर्धारित कर रहा है। क्योंकि उसने आज तक व्यवहारिक जीवन जिया ही नहीं। 90% ऐसे IAS हैं, IRS हैं, they don't know how a middle class man is living, what's about his needs, क्या जरूरतें हैं, क्या उसकी प्रायोरिटीज है। मित्रों, इस किसान बिल के प्रति हमको सोचना पड़ेगा। कहीं इस किसान बिल के लागू होने के बाद आर्थिक बोझ तो हिंदुस्तान की जनता पर अतिरिक्त नहीं आएगा। और सरकार को यह आश्वस्त करना चाहिए हिंदुस्तान की आम जनता को कि इस किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, परंतु आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। 2 रुपए किलो गेहूं बांटना, 3 रुपए किलो चावल बांटना, 20 कंडीशंस लगा देना, और हकीकत ये है जबकि इससे ज़्यादा का तो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जितना चावल और ये गेहूं बांट रही है सरकार, इससे कहीं ज़्यादा तो FCI के गोडाउन्स में बढ़िया क्वालिटी का अनाज सड़ा करके डिस्पोजल में निकाल दिया जाता है महज डिस्टिलरियों को फायदा पहुंचाने के लिए कि डिस्टिलरी चले। पंजाब में बहुतायत में आप देखिए हर साल बरसात के सीजन में नेशनल चैनल्स पर यह बात आम होती है, FCI की लापरवाही से सैकड़ों कुंटल अनाज सड़ा, कार्रवाई किसी अधिकारी पे नहीं होती है। आज तक कोई भी FCI का बड़ा अधिकारी टर्मिनेट नहीं हुआ। बहुत ज्यादा गाज गिरी तो उसके पल्लेदारों को सस्पेंड कर दिया गया। रेलवे माल गोदाम देखिए, खुले में अनाज की बोरियां डाल दी जाती, क्योंकि अगर ये सड़ेगा नहीं तो डिस्टिलरियों को फायदा कैसे पहुंचाया जाएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि सरकार की मंशा, सरकार आम जनता नहीं बनाती, जनता तो वोट देने के लिए बात है। 60,000 करोड़ का इलेक्शन हुआ है मित्रों, हमको सोचना पड़ेगा। 2000 अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन हो चुका है 19 का, वो 60,000 करोड़ का इलेक्शन था। ये पैसा किसने दिया? ये पैसा इन कॉरपोरेट्स ने दिया। इसलिए ये दबाव बना करके बिल अपने हिसाब से बनवाती है। ऐसे कानूनों के पीछे कोई भी जन कल्याण का भाव नहीं है। और मेरी इस बात को आप गौर करें कि क्या ये किसान बिल लागू होने के बाद भारत की आम जनता पर आर्थिक बोझ तो नहीं पड़ेगा? और अगर आर्थिक बोझ आएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक, क्या वास्तव में व्यय के सापेक्ष आय बढ़ेगी या केवल आय दुगनी होगी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने 10 की जगह 20 रुपए तो कमवा दिए, लेकिन 19 रुपए खर्च भी करवा दिए। पहले जब हम 10 कमाते थे तो हमारे 4 रुपए बचते थे, आज 20 कमा रहे, रुपया एक भी नहीं बच रहा या एक बच रहा है। तो किस आय की बात कर रही है सरकार? ये भी गंभीर प्रश्न है। और इसके लिए सरकार को ओपन डिबेट में आना चाहिए, जिससे आम आदमी का विश्वास कायम हो। आज मैं जावड़ेकर साहब को देख रहा था, प्रकाश जावड़ेकर जी आज भूर भूर प्रशंसा कर रहे थे कि हमने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली। ये संदेह मोदी जी के आने से वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान का कद बढ़ा है। मोदी जी स्वयं में वो व्यक्ति हैं जो एक आम आदमी तक प्रत्यक्ष अप्रोच करते हैं, परंतु पीछे की लॉबी कैसी है? क्या वास्तव में मोदी जी के शासन में एक आम आदमी अपने को खुशी महसूस करता है? अगर हिंदुत्व की बात छोड़ दे, तथाकथित हिंदुत्व की बात, और हिंदुत्व का मुद्दा इसलिए प्रभावी है मित्रों कि 74 सालों से हिंदुओं का शोषण किया है यहाँ सरकारों ने, और उसका एकमात्र उदाहरण
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिनको केवल इस बात की सजा दी गई थी कि उन्होंने पुनरुद्धार किए हुए सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था, और उसकी सजा उनको ये मिली कि उनके जीवन का अंत पटना के एक छोटे से घर में हुआ। उनको राष्ट्रपति भवन में भी जगह नहीं मिली। तो इसमें तो राय नहीं कि 74 सालों से हिंदुओं का शोषण हो रहा है। एक मस्जिद के लिए हिंदुस्तान आग में जल जाता है, और पिछले 3 सालों में 22 मंदिर ध्वस्त हुए पाकिस्तान में। किसी भी सेक्युलर के मुंह से आवाज नहीं। इसका फायदा भाजपा को मिल रहा है, परंतु क्या महज मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए आम आदमी की बलि दी जा सकती है या दी जानी चाहिए? क्योंकि मैं फिर आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। इस बात को हमारे सभी कम्युनिटी के लोगों को समझना चाहिए कि धर्म की आड़ में, जात की आड़ में कहीं आपको खेला तो नहीं जा रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि किसान बिल के इस स्वरूप पर भी, किसान बिल के इस संभावित प्रभाव पर भी हमको सोच विचार और विमर्श करना पड़ेगा। हम आप ऐसे ही विभाग विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल लाइक करें और हमको सब्सक्राइब